So our topic is LCR series circuit. ओके जैसा कि नाम से पता लग रहा है, L स्टैंड फॉर इंडक्टर, C स्टैंड फॉर कैपेसिटर, R स्टैंड फॉर रजिस्टर, और ये भी कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। तो डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज L, C कैपेसिटर एंड दिस इज R. L, C, R all connected in series, और ये कनेक्टेड है एक सोर्स से, और वो सोर्स का वोल्टेज लगातार ऊपर नीचे जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जिससे करंट भी आप जानते हैं ऑल्टरनेटिंग होगा। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जब आई करंट फ्लो कर रहा है, तो सिचुएशन क्या है जरा हम उसको देख रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट जब आई भी आई नहीं होगा, करंट तो लगातार आप जानते हो आई इज इक्वल टू, इस पूरे एक्सप्रेशन से आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं सारी चीज़ें जब सॉल्व होकर एक करंट आएगा उसकी बात करें, तो जब ये करंट होगा तो रजिस्टर में मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन ये वाली है, दिस इज करंट थ्रू रजिस्टर आई, और रजिस्टर में ये वोल्टेज है वी आर, सेम फेस में आप पढ़ चुके हैं, ऐसे ही होगा। करंट तो हमेशा रजिस्टर में और वोल्टेज दोनों सेम फेस में चलेंगे, मतलब अगर करंट भी ग्रो तो वोल्टेज भी ग्रो। अच्छा, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में करंट आगे चला जाता है। कैपेसिटर में करंट की डायरेक्शन हम फिक्स करके चल रहे हैं, तो कैपेसिटर के लिए भी करंट ये ले लिया और इसको आगे दिखाना है वोल्टेज से, तो इसका मतलब वोल्टेज को पीछे दिखा दो। तो दिस इज वोल्टेज इन कैपेसिटर, ठीक है। इंडक्टर में भी करंट को हमने फिक्स करना है, और इंडक्टर में करंट पीछे रह जाता है, तो ये रही वोल्टेज इन इंडक्टर, VL, ठीक है। ये कहानी चल रही है। अच्छा ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। अगर हमें वोल्टेज इन रजिस्टर चाहिए किसी भी टाइम पर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन रजिस्टर, उसका फॉर्मूला होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। वी नॉट कौन सा वोल्टेज है, पीक वोल्टेज आर, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा। किसी टाइम पर रजिस्टर में कितना वोल्टेज होगा वो हमेशा इस इक्वेशन से दिया जाएगा, कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टी टाइम पर वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज जैसे डायग्राम से दिख भी रहा है 90 डिग्री का पीछे, फेस पीछे आ गया, तो आई शुड राइट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। डायग्राम में दिख भी रहा, अभी मैं आपको फेसर, ये वोल्टेज रजिस्टर का देखो, ये रहा, और कैपेसिटर ये रहा उससे पीछे, कितना पीछे है, 90 डिग्री, तो ये फेस है उसका 90 पीछे हो गया, ठीक है ना। और ये किसका वोल्टेज है, कैपेसिटर का। अभी मैं फेसर डायग्राम बनाता हूँ। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, उसी समय पर, एक ही पर्टिकुलर समय पर हम तीनों को बात कर रहे हैं, उसकी भी इक्वेशन है वी नॉट, लेकिन इससे कितना फेस आगे, तो इंडक्टर को देखोगे तो ये रजिस्टर से 90 डिग्री फेस आगे, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो बोलो, वी नॉट एल, जो इसकी अक्रॉस वोल्टेज होगी, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। किसी भी टाइम पर जो करंट है वो तीनों में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया जाएगा। करंट तो चलो तीनों में एक जैसे ही डायरेक्शन ले लिया, और वोल्टेज का जो फेस है वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ओके, ये भी आप कह सकते हो, दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हो साइड में, कि वोल्टेज वी नॉट इंटू आर को हमें जहाँ भी चेंज करना होगा, तो हम इसको आई नॉट इंटू आर से रिप्लेस, नहीं, वोल्टेज अक्रॉस वी नॉट इंटू आर नहीं, वी ओ आर को अगर हमें चेंज करना होगा, वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रजिस्टर, तो हम ऐसे चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें वी नॉट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को चेंज करना होगा, तो आई नॉट इंटू कैपेसिटिव रेजिस्टेंस एक्सी से, मतलब वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, वही मैं समझा रहा हूँ, इसको अभी बाद में यूज कर लेंगे, फिलहाल इतनी बात आप समझ लो। किसी टाइम पर, किसी एक इंस्टेंट पर, जब करंट इसमें
सर्किट में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो उसी इंस्टेंट पर वोल्टेज इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर में कैसे कैसे होगी और उनमें क्या क्या फेस होगा वो मैंने आपको दिखाया है। किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज तो लगातार बदल रही है, पर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो रजिस्टर की वोल्टेज सेम फेस में इक्वेशन से दी जाएगी, आई नॉट की जगह वी नॉट आ गया। कैपेसिटर की वोल्टेज 90 डिग्री पीछे और इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री आगे। क्लियर? ऐसे ही होगा वोल्टेज का सीन, ये आप इंडिविजुअल में बना चुके हो। जरा इसके फेसर डायग्राम भी बना लेते हैं। हटा दूं? अब इसका जरा, जो हमने अभी एलसीआर सर्किट बनाया है इसका फेसर डायग्राम बना लेते हैं। पहले भी आप लोगों ने बनाया था, इक्वेशन लिख दी, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो फेसर डायग्राम के हिसाब से ये रहा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। हम पीक को लेकर चल रहे हैं कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए। फिर ये रहा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इससे 90 डिग्री के फेस पर, और ये रहा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट से 90 डिग्री पीछे। ये इसका फेसर डायग्राम बन गया वोल्टेज का। करंट कहाँ है? करंट तो ये रहा आई, तीनों के लिए एक ही डायरेक्शन में साइन ओमेगा टी वाले में। ठीक है, बोलिए। क्लियर? क्लियर। इसके साथ में तुम्हें एक इम्पीडेंस डायग्राम भी दिखाना चाहता हूँ। इम्पीडेंस क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस ही है। तो जैसा भी मैंने आपको लिखवाया, वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर ये वोल्टेज वी नॉट है, अक्रॉस रजिस्टर है, तो ये आई अक्रॉस रजिस्टर या आई नॉट इंटू आर हो जाएगा। इसी तरह से अगर वी नॉट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखना है तो वो आई नॉट इंटू एक्स सी हो जाएगा। इसी तरह से पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है तो वो आई नॉट इंटू एक्सएल हो जाएगा। आई नॉट इंटू एक्सएल हो जाएगा। इम्पिडेंस मतलब क्या है? तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान रखना, मैंने जो पहले कहा था, ये 3 न्यूटन का हो सकता है फोर्स, ये 4 न्यूटन का हो सकता है, ये 5 न्यूटन का हो सकता है। इनका रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट में आपको वेक्टर्स रिजल्टेंट करना पड़ेगा। कुछ कुछ हाल वोल्टेज का और करंट का, ये सब रेजिस्टेंस का भी है। आप समझो, इम्पिडेंस का हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इसको हम इम्पिडेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये आपने नोट कर लिया, ये वाला पार्ट नोट कर लिया, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब सुनिए, ऊपर वाले डायग्राम को देखिए। वी नॉट कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है, तो वी नॉट हो गया आई नॉट इंटू एक्सएल। अब मैं करंट तो सब में कॉमन है, तो मैं इसको सिर्फ एक्सएल से, मतलब रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा इंडक्टर का, ये रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा रजिस्टर का, और ये रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा कैपेसिटर का। ये इम्पिडेंस का फेजर डायग्राम हो गया। ये फेजर डायग्राम पहले वाला किसका बनाया हमने? वोल्टेज का। और दूसरा हमने फेजर डायग्राम दिखाया है इम्पिडेंस का या रेजिस्टेंस का। दोनों फेजर डायग्राम ने बना दिया। रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मतलब वोल्टेज के 3 वेक्टर हैं। एक वोल्टेज वेक्टर इंडक्टर का वोल्टेज वेक्टर है ये डायरेक्शन में, एक वोल्टेज वेक्टर ये वाला वोल्टेज वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वोल्टेज वेक्टर ये वाला वोल्टेज वेक्टर है इस डायरेक्शन में। अब इनका रिजल्टेंट हमें चाहिए। रिजल्टेंट मतलब दोबारा समझ लो आराम से, ये वोल्टेज उस टाइम पर मैक्सिमम वोल्टेज इंडक्टर में यूज हो रही थी, ये उस टाइम पर मैक्सिमम वोल्टेज रजिस्टर में यूज हो रही थी, ये वोल्टेज जो ग्रीन वाली है ये वोल्टेज कैपेसिटर में खर्च हो गई मैक्सिमम। तीनों मैक्सिमम मैक्सिमम मिलाकर बैटरी से उस टाइम पर कितनी मैक्सिमम वोल्टेज यूज हुई, हमें वो निकालना है दोबारा से।
रेड लाइन इंडिकेट कर रही है वो वाली वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज इंडक्टर में कंज्यूम हुई। वोल्टेज होता है आई इंटू आर, इंडक्टर का आई हो गया आई नॉट इंटू एक्सएल। येलो लाइन इंडिकेट कर रही है वो वाली वोल्टेज जो उस पर्टिकुलर टाइम पर रजिस्टर ने खर्च कर दी, रजिस्टर में कंज्यूम हो गई। और ग्रीन लाइन बता रही है वो वाली वोल्टेज जो कैपेसिटर में खर्च हुई। और हम इन तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर रिजल्टेंट। और उसके बाद वो वाली वोल्टेज आएगी जो उस समय पर हमारी बैटरी की वोल्टेज कंज्यूम हुई उस समय पर। फिर थोड़ी देर बाद बैटरी वोल्टेज अलग होगी, क्योंकि लगातार फेजर डायग्राम बदलेंगे, है ना, सॉरी फेजर डायग्राम तो सेम रहेंगे, वैल्यूज वोल्टेज की बदल जाएगी, ओमेगा टी बदलेगा। अब फेजर डायग्राम भी कह सकते थे। ठीक है, तो अब इसके अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, 3 केसेस करेंगे। अब हमें नहीं पता कि इसकी वोल्टेज, देखो मैंने भी आपको लिखा वी नॉट होता है आई नॉट इंटू एक्सएल, और एक्स एल होता है एल ओमेगा। तो आपको एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी नहीं पता क्या चल रही है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ना ये पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है ये वाली, क्योंकि देखो वी नॉट इंटू ही होगा आई नॉट इंटू एक्स सी होता है 1/c ओमेगा। अगर ओमेगा बड़ा होगा तो ये वी नॉट बड़ा हो जाएगा, और अगर यहाँ ओमेगा बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब कर रहा है। और जो वोल्टेज, हाँ दोबारा से सुन लो, जो वोल्टेज इंडक्टर खर्च कर रहा है, अभी रुको अभी चेक करो, जो वोल्टेज इंडक्टर खर्च कर रहा है और जो पीक वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर खर्च कर रहा है, भाई ये लगातार बदल रही है। कभी इंडक्टर ज्यादा खर्च कर रहा है, कभी कैपेसिटर ज्यादा खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओमेगा लगातार, फ्रीक्वेंसी लगातार बदल रही है, तो उसके हिसाब से चेंज हो रही है। अगर ओमेगा की वैल्यू बड़ी है तो वी नॉट एल बढ़ जाएगा, और साथ साथ वी नॉट सी छोटा हो जाएगा। अगर ओमेगा की वैल्यू कम है तो वी नॉट सी बढ़ जाएगा। तो यहां से हमारे वी निकालने के लिए, मतलब बैटरी ने उस टाइम पर नेट वोल्टेज कितना कंज्यूम करा, इसके 3 अलग अलग केसेस बन जाएंगे। अब उन्हीं की तरफ चलते हैं। ये बेसिक हमें ये समझ में आ गया। एक सेकेंड। हाँ जी, उस केसेस की तरफ चलते हैं। ये फेसर डायग्राम मैं दोबारा से बना देता हूँ, हमें जरूरत पड़ेगी। और केसेस तरफ चलते हैं। केस वन, ये वाला केस है कि जब आपका वी नॉट, जो वोल्टेज मैक्सिमम इंडक्टर ने यूज करी है, ये ज्यादा है वी नॉट सी से, या दूसरे शब्दों में बोलूं, एक्सएल बड़ा है एक्सी से। वन ऑफ द सेम थिंग। डायग्राम समझिए। जो डायग्राम आपका बना था वेक्टर में, पहले था ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका वी आर, वी नॉट आर, क्योंकि हम मैक्सिमम को लेकर स्टडी कर रहे हैं, वी नॉट आर। ये था आपका मान लीजिए वी नॉट एल, और ये छोटा मान लीजिए वी नॉट सी। अब इन तीनों वेक्टर को सॉल्व करना है। हम कह रहे हैं यहाँ वी नॉट एल बड़ा है, ठीक है, पहले 3 की जगह 2 को सॉल्व करते हैं। दिस और दिस को सॉल्व करते हैं, आर को भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। अगर हम इन दोनों वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों काटकर एक बन जाएगा, जो जो ऊपर की तरफ होगा रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे ये फोर्स फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का ऊपर, नीचे लग रहा है 2 न्यूटन का, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। तो आप बोलोगे रिजल्टेंट सर 8 न्यूटन ऊपर लग रहा है। तो अब इसको कैसे दिखाए डायग्राम में, दिखा देते हैं। ये लो रिजल्टेंट अब हम कैसे दिखाएंगे, तो ये रिजल्टेंट में ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये रिजल्टेंट में ये छोटा दिखा देते, ठीक है ना। ये मैंने हाइट थोड़ी छोटी कर दी है। और अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। समझ गए? पहले ये बड़ा वेक्टर था, इसमें से छोटा काट दिया और अब बना दिया। अब मतलब 3 के 2 रह गए। कभी भी वेक्टर्स को सॉल्व करना है, पहले 3 से 2 बनाओ, फिर दोनों को सॉल्व करो। तो अब हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं सिर्फ। एक वेक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक ये है, और उनके बीच का एंगल है 90। और रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है, हमने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। वो बोलता है रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम की डायगोनल से दिया जाएगा,
ठीक है ना। और मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है फाई, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये रिजल्टेंट वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज है, नेट वोल्टेज है बैटरी ने खर्च करी है, वो है वी नॉट, है ना। कुछ वोल्टेज कंज्यूम्ड हुई, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हुआ इंडक्टर के अक्रॉस, कुछ हुआ कैपेसिटर के अक्रॉस, कुछ मैक्सिमम वोल्टेज रजिस्टर अक्रॉस। तीनों को सॉल्व करके जो टोटल वोल्टेज खर्च हुई वो हम निकालना जा रहे हैं, वो वी नॉट खर्च हुई, रिजल्टेंट वेक्टर है। ये वी नॉट कैसे आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो निकालने का हम पहले से जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेक्टर हमने सीखा हुआ है। तो चलिए, वी नॉट का मैग्नीट्यूड, वी नॉट कौन सी वोल्टेज है जो उस पर्टिकुलर समय पर बैटरी ने खर्च करी है, कैसे आएगा, अंडर रूट में ए का स्क्वायर, पहला वाला वेक्टर, ठीक है ना। पहला वाला वेक्टर कौन सा है आपका, ये मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ये हमारा ए हो गया, ए का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी वेक्टर कौन सा है, वी नॉट आर, और उसका स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा, बीच का एंगल है 90, 90 होता है cos 90, जीरो जीरो हो गया तो जीरो हो गया, cos 90 क्या हो गया, जीरो। तो ये जो बैटरी वोल्टेज खा जाएगी, उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर। आगे चलते हैं, तो वी नॉट को जो हम निकालना चाहते हैं, वी नॉट एल क्या लिख सकते हैं, वी नॉट एल होता है आई नॉट इंटू रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस इंडक्टर में एक्सएल होता है, तो बन गया आई नॉट इंटू एक्सएल, ये बन जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, ये बन जाएगा आई नॉट इंटू एक्ससी और उसका स्क्वायर, ये बन जाएगा आई नॉट इंटू आर और उसका स्क्वायर, आई नॉट तीनों जगह से कॉमन आएगा, आई नॉट का स्क्वायर सॉरी, और वो कॉमन आकर आई नॉट बाहर आ जाएगा। सबसे पहले मैं आई नॉट को बाहर लिख लेता हूँ। अब कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। दोबारा से सुन लो, ये वी नॉट एल को मैं साइड में एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, ये है आई नॉट इंटू एक्स एल, अभी बताया था। ये वी नॉट सी है आई नॉट इंटू एक्स सी, तो आई नॉट ऊपर स्क्वायर लगा है, यहाँ से इसको जब हम नेक्स्ट स्टेप पे ऐसा लिखेंगे, तो स्क्वायर आई नॉट एक्सएल स्क्वायर, आई नॉट एक्स स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, तीनों टर्म से कॉमन आ गया, वो आई नॉट स्क्वायर यहाँ आ गया, स्क्वायर था तो बाहर जाकर आई नॉट हो गया। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू दिस। अच्छा ये क्या है जरा समझे, एक्स एल माइनस एक्स सी का प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये भी इंडक्ट रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। अब जरा वॉलेट ट्रायंगल पे जाओ, मैंने तुम्हें जो इम्पिडेंस का बनाया था, यहाँ पर है एक्सएल, यहाँ पर है आर, ये है एक्सएल, ये है आर, ये है एक्स सी, और अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल में से एक्स सी काटेंगे तो ऊपर बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी, और ये उनका रिजल्टेंट, मतलब एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मतलब सारे रेजिस्टेंस को सॉल्व करने पर हमने नाम दिया है इम्पिडेंस, यानी कि जेड, यानी कि जेड। तो अल्टीमेटली ये आया कि बैटरी में जो वोल्टेज कंज्यूम होगी, वो वोल्टेज उस टाइम पर आई नॉट इंटू जेड इस फॉर्मूला से दी जाएगी। जेड इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का रिजल्टेंट है, यहाँ तक नोट करो फिर समझाता हूँ। तो फाइनली हमने ये कंक्लूड करा कि वोल्टेज जो मैक्सिमम होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट विल बी गिवन बाय आई नॉट इंटू जेड, वेयर जेड इज द टोटल रेजिस्टेंस एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। डायग्राम में अगर जाएं तो ये हमारा वोल्टेज है जिसको हमने लिया था रिजल्टेंट वोल्टेज, यानी कि वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ये हमारा वो वोल्टेज है जो वी नॉट आर है, और करंट जैसा हम शुरू से ही मान के चल रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में आई नॉट। तो रिजल्टेंट वोल्टेज का इन दोनों का अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल रहे हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट वोल्टेज कुछ इस डायरेक्शन में होगी जिसको हमने वी नॉट बोला, रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी इन दिस डायरेक्शन वी नॉट, और वी नॉट डायरेक्शन, वी नॉट रिजल्टेंट वोल्टेज आई नॉट के साथ 90 डिग्री नहीं बना रही, 45 भी नहीं हम कह सकते, पर कुछ एंगल तो बना रही है, लेट वो एंगल है ओमेगा टी।
तो लेट रिजल्टेंट वोल्टेज ओमेगा टी एंगल बनाएगी, ठीक है ना। ओमेगा टी नहीं, सॉरी ओमेगा टी तो हमने ले रखा है, तो हम इसको फाई मान लेते हैं। ऑलरेडी हमने ओमेगा टी लिया हुआ था साइन ओमेगा टी में, तो मान लेते हैं फाई एंगल बना रही है। तो टेन फाई, आप वेक्टर में दोनों चीज देते हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो टेन फाई यानी कि जो एंगल बनाएगी विल बी गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। थोड़ा स्पेस लेते हैं, ये हटा देते हैं। दिख रहा है परपेंडिकुलर किस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, टेन थीटा में, वी नॉट सी अपॉन बेस है वी नॉट आर। वही कहानी जो पहले ही बताई थी। वी नॉट को आप लिख सकते हो आई नॉट इंटू एक्सएल, इसको लिख सकते हो आई नॉट इंटू एक्सी, इसको लिख सकते हो आई नॉट इंटू आर। तीनों से आई नॉट निकल के कॉमन कट गया, तो जो एंगल बना रहा है वो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। रिजल्टेंट वोल्टेज का फेस करंट के साथ इस वैल्यू से दिया जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और यहाँ से जैसा डायग्राम से क्लियर है, नेट वोल्टेज पीक वोल्टेज करंट से आगे चली गई है। कितना आगे चली गई है? फाई आगे चली गई है इस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि वी नॉट एल बड़ा होगा वी नॉट सी से। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये दिख भी रहा है डायग्राम से भी, और हमने निकाला भी है। हमारे पास एक लाइन आ गई, क्या क्या वोल्टेज लीड्स द करंट, हमने पहले भी लिखा था, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेस एंगल, कौन सा? फाई। सो वोल्टेज एलसीआर सर्किट में वोल्टेज लीड्स करंट बाय कितना एंगल? फाई। फाई की वैल्यू ये लिखी है, ठीक है, ओके। और कहाँ लीड करता है जरा सोच के बताओ, याद करो। तो तुमने तो पढ़ा है यार, वोल्टेज करंट को जो लीड करती है ना, वो हमेशा करंट पीछे रह जाता है इंडक्टर में। तो बेसिकली ये तीनों का इफेक्ट एल सी आर में, जब वी नॉट एल ज़्यादा थी तो असली में ये तीनों में रिजल्टेंट इंडक्टर बन गया। तो एक तरह से ये सर्किट एक तरह से इंडक्टिव सर्किट बन गया। कैपेसिटर रजिस्टर लगे हैं, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? इंडक्टिव डोमिनेशन हो गया, ऐसे लिख देते हैं। तीनों लगे हुए हैं, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? इंडक्टर कर रहा है। असली में सर्किट इस पर्टिकुलर टाइम पर इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमारा केस 1 कंप्लीट हुआ। तो लेट अस मूव टू केस 2। केस 2 में हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वी नॉट एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लेस है टोटल वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सएल छोटा है आपकी बार एक्सी से। तो फेसर डायग्राम कैसा बनेगा? आपकी बार बोलोगे सर नीचे वाला वेक्टर बड़ा है, तो आपकी बार नेट रिजल्टेंट नीचे बनाएंगे। ये क्या है? ये है वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। अब मैंने सीधा काट के दिखा दिया। रजिस्टर ये रहा, वोल्टेज फुल अक्रॉस रजिस्टर ये रही वी नॉट आर, ठीक है, बीच का एंगल है 90। ओके, ये बना फेसर डायग्राम। अच्छा, इम्पिडेंस का कैसे बनेगा? वो भी ऐसे बनेगा, ये एक्सएल माइनस एक्सी, सॉरी एक्सी ये पहले आएगा, एक्सी बड़ा वेक्टर है, माइनस एक्सएल, और ये आपका आर हो गया। बना लेंगे, इसकी भी पड़ेगी। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? इसका रिजल्टेंट तो करंट कहाँ पर है? करंट तो ये रहा। फिर रिजल्टेंट के लिए वही पैरेललोग्राम लॉ लगाया, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये रहा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वोल्टेज वी नॉट पीछे चली गई, कितना फेस? अब 5 पीछे चली गई। करंट तो ये रहा, करंट से पीछे आ गई। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? फिर वही जैसे वेक्टर्स को सॉल्व करते हो। क्या होगा मैग्नीट्यूड? यहाँ कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड का वी नॉट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस दिस। कहानी करोगे पूरा वही, क्या आएगा अंदर? वी नॉट पहले इसका स्क्वायर आएगा प्लस फिर इसका स्क्वायर आएगा, फिर उस कहानी में से आई नॉट कॉमन निकल जाएगा। तो आई नॉट कॉमन लेकर अंदर क्या बचने वाला आपकी बार?
नीचे लिख दूं, स्पेस नहीं, अंदर सेम बचने वाला है आर स्क्वायर प्लस, बस पहले क्या आ जाएगा, एक्सी बढ़ा है तो एक्सी पहले आ जाएगा, माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू तो फिर इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इस सिचुएशन में भी रिजल्टेंट वोल्टेज वी नॉट का फॉर्मूला हो गया आई नॉट इंटू जेड। बस एक चीज हमें जो डायग्राम में दिख रही है कि रिजल्टेंट वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज आपकी बार लीड नहीं कर रही, लैग कर रही है। तो लिख लेते हैं कि वोल्टेज इस केस में लैग करेगी, लैग्स करंट बाय कितने एंगल, बाय फेस एंगल ऑफ फाई, ऑफ फाई, ठीक है। और और अगर हम सोर्स की वोल्टेज की इक्वेशन देना चाहें इस पॉइंट पर, जब करंट सर्किट में, जिस पर हमने सारा क्वेश्चन किया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी दौड़ रहा होगा, तो सोर्स वोल्टेज की इक्वेशन होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, माइनस फाइव। और सर्किट जो है बेसिकली क्या बनेगा, एक कैपेसिटिव सर्किट बनेगा, इसमें कैपेसिटेंस डोमिनेट कर रहा है। हाँ, एंगल की बात कर लेते हैं। अब की बार एंगल जो होगा, ये आपका था एक्सी माइनस एक्सएल, ये है आपका आर, और ये रहा एंगल फाई। अब टेन फाई चाहिए तो क्या आएगा, टेन फाई इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, वही आई आई कट के क्या वैल्यू आएगी, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर। वही कहानी चल रही है, एक्सी बस बड़ा हो गया तो वो आगे आ गया, बाकी सेम। केस थ्री, केस थ्री है, अगर अगर जो वोल्टेज कंज्यूम हुई है मैक्सिमम इंडक्टर के अक्रॉस, और जो वोल्टेज मैक्सिमम कंज्यूम हुई है कैपेसिटर अक्रॉस, दोनों बराबर हो गए। भाई ओमेगा की वैल्यू लगातार बदल रही है, हो सकता है कि ऐसी वैल्यू में दोनों बराबर हो जाए, तो क्या होगा, तो ये वाला वेक्टर वी नॉट एल और नीचे वाला वेक्टर वी नॉट सी एक दूसरे को काट देंगे, दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, दोनों काट देंगे तो सर्किट में सिर्फ यही एक वेक्टर बचेगा वी नॉट आर। मतलब जो भी वोल्टेज खर्च होगी वो वोल्टेज सिर्फ रजिस्टर खर्च करेगा, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर जो जो वोल्टेज खर्च करेंगे वो उल्टी डायरेक्शन में खर्च करेंगे। मतलब जब कैपेसिटर वोल्टेज खींच रहा होगा तो इंडक्टर वोल्टेज वापस दे देगी। ये तो हमने यार लेंजिस लॉ में पढ़ा भी था। इंडक्टर जब अपने अंदर कोई चेंज होता है तो उस चेंज को अपोज करती है, तो जब इंडक्टर में वोल्टेज बढ़ने की कोशिश करेगी तो उसको अपोज करने के लिए उल्टी वोल्टेज बना देगी। अब समझ में आया कैंसिल कैसे हुई, कैपेसिटर से बढ़ती हुई आई, कैपेसिटर बढ़ गई, जहां इंडक्टर में आई तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा और इंडक्टर उसको अपने अंदर एक वोल्टेज बनाकर अपोज कर देगा, वहां से खत्म हो रही है। खैर, तो यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो सर्किट में अब जो भी वोल्टेज का कंजप्शन है वो रजिस्टर में होगा, या कह सकते हैं ये सर्किट प्योर रजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। एक ही चीज है बस, और तो कुछ है ही नहीं, रजिस्टर ही काम कर रहा है, दोनों तो कैंसिल हो गए। और प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो आपकी टोटल वोल्टेज है वी नॉट, अब पूरी कहानी क्या करूं, फेसर डायग्राम ही नहीं बन रहा, तो वी नॉट क्या होगा, वो होगा आई नॉट इंटू आर। वी नॉट क्या रह गया, आई नॉट इंटू आर, ठीक है ना। एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो गए। इम्पिडेंस जेड, इतनी बड़ी जो वैल्यू थी, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या एक्सी माइनस एक्सएल कुछ भी कर लो, ये दोनों क्या हो गए भाई, ये तो दोनों इक्वल है, कट गए, खत्म हो गया। सिर्फ क्या बचा, आर का स्क्वायर अंडर रूट में, आर का स्क्वायर का रूट हटाओगे तो सिर्फ आर। तो ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूँ कि इम्पिडेंस या वो आर के इक्वल हो गया। ये वो केस है जिसमें जिसमें रेजिस्टेंस सबसे छोटी वैल्यू पर होगा, इसमें रेजिस्टेंस सबसे छोटी है। इस टाइम पे सोर्स की इक्वेशन क्या होगी, या सोर्स से वोल्टेज कितनी निकलेगी, करंट तो जो जा रहा है उसकी इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी,
जैसा कि फेसर डायग्राम में दिख रहा है, दोनों सेम फेस में हो गए। तो सोर्स की इक्वेशन क्या हो गई? सोर्स की इक्वेशन भी करंट से मैच करती हुई V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हो गई। अब 5 का कोई चक्कर नहीं है, ना वोल्टेज लीड करेगी नेट, ना करंट पीछे रह जाएगा। ठीक है ना, सर्किट अब ये रजिस्टिव बन गया। तो जब इंडक्टर के इंडक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा था, एक्सेल ज़्यादा था, तो सर्किट इंडक्टर डोमिनेट कर रहा था, अदरवाइज कैपेसिटर कर रहा था। अब दोनों कैंसिल हो गए, अब सर्किट पूरा रजिस्टर। तो एलसीआर सर्किट बीच बीच में ओमेगा पे डिपेंड करते हुए ऐसा भी होगा कि रजिस्टिव बन जाएगा, कभी कभी इंडक्टिव बन जाएगा, कभी कभी कैपेसिटिव बन जाएगा। तो लगातार उसमें इस तरह से बिहेवियर होते रहेंगे। ये तीसरी कंडीशन नोट करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हाँ, एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल हो जाएंगे और करंट मैक्सिमम जाएगा, इस कंडीशन को हमने नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। तो कभी कभी हमसे एक क्वेश्चन अलग से पूछता है, व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर द रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है? जैसे ही एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे केस में जेड की वैल्यू, पूरी वैल्यू तो इम्पिडेंस की आपको मैंने बताया, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। चाहे किसी को भी आगे पीछे लिख दो, लेकिन ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, सिर्फ आर बचा। तो जेड विल बिकम इक्वल टू आर ओनली। और ये रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू है। रेजिस्टेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। ऐसे केस में सर्किट में करंट कैसे दौड़ेगा? मैक्सिमम दौड़ेगा। ये रेजोनेंस की कंडीशन है। तो व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन? जैसे ही एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा, जेड मिनिमम आई मैक्सिमम हो जाएगा। और वो जो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर ये होगा, वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो वो फ्रीक्वेंसी भी यहीं से निकालेंगे, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, एक्सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। ओमेगा ओमेगा को अगर आप इधर ले जाएं, तो ओमेगा को अगर आप इधर शिफ्ट करें, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई इंटू 1/√LC। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, एक मिनट को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये है आपकी वो फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी सर्किट में जब आएगी, सर्किट में हमने बस एल सेट करना है और सी, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। एल और सी की वैल्यू फिक्स करनी है, और हमें एक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जिसपे हमारा सर्किट रेजोनेंस में पहुंच जाएगा। तो हमने क्या एल लगा रखा है और क्या सी लगा रखा है, तो हम बहुत सारे इंडक्टर और बहुत सारे कैपेसिटर लगाकर उनके अलग अलग सर्किट बना देते हैं। तो जब हम ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, तो एल और सी की अलग अलग वैल्यू के हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती है, और जो फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है वो मैच कर जाती है, और सर्किट रेजोनेंस में आ जाता है।